Bismillahirrahmanirrahim. My dear students, Assalamu alaikum. I am here with you to the course Introduction to Information Technology, and this is lecture number 1. और इस लेक्चर में जो है वो हम डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज़ अ कंप्यूटर. Let me first introduce myself. My name is Dr. Aftab Akram. I have done my PhD in computer science from South China Normal University in Guangzhou, China, and currently I am working as a lecturer in Division of Science and Technology, University of Education, लाहौर. तो थोड़ा सा मैं, चूँकि फर्स्ट लेक्चर है तो इस कोर्स का थोड़ा सा मैं ओवरव्यू दे दूँ कि ये आपका एक कंप्यूटिंग का फंडामेंटल कोर्स है, और इस कोर्स में जो है वो हम कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट जो है वो लर्न करेंगे कंप्यूटिंग के बारे में, कि व्हाट आर कंप्यूटर्स, उसके डिफरेंट कंपोनेंट्स क्या होते हैं, कैसे वो काम करते हैं. बिकॉज कंप्यूटर इज़ नॉट अ सिंगल मशीन, इट्स एक्चुअली यू कैन से एक मशीन है जो कि बहुत सारी कंपोनेंट से मिलकर बनी हुई है, और हर कंपोनेंट जो है वो एक स्पेसिफिक काम जो है वो कर रहा है. तो हमने ये देखना है कि इसके जो बेसिक कंपोनेंट्स हैं वो कौन कौन से हैं और वो क्या टास्क जो है वो परफॉर्म करें. तो इंशाल्लाह हम ट्राई करेंगे कि इसको जो है वो कम्प्रहेंसिवली इस कोर्स में जो है इस कॉन्सेप्ट को कवर करें, बिकॉज दैट विल एक्ट एज अ फाउंडेशन फॉर यू. और अगर आप उससे मज़ीद आगे सीखना चाहते हैं तो वो आपके लिए सीखना जो है वो आसान हो जाएगा. ओके, तो लेट्स स्टार्ट दिस लेक्चर. First of all, we will see that what is a computer. Computer is known as electronic brain. मे बी आपको कभी किसी ने कंप्यूटर के बारे में बताया तो उसने कहा होगा इस लाइक अ ब्रेन. तो इनफैक्ट ये है कि जो कंप्यूटर की इंस्पायरेशन थी वो ह्यूमन ब्रेन से ली गई थी, कि जैसे ह्यूमन ब्रेन जो है वो डिसीज़न ले सकता है या वो इंस्ट्रक्शंस परफॉर्म कर सकते हैं, कैलकुलेशन परफॉर्म कर सकते हैं. तो इसी तरह से जो है वो कंप्यूटर भी ये काम कर सकता है कि इट कैन परफॉर्म कैलकुलेशन, इट कैन एक्ट ऑन इंस्ट्रक्शंस. तो इस वजह से जो इसकी जो इंस्पायरेशन है वो एक्चुअली ली गई है कंप्यूटर ब्रेन से. तो इस वजह से इसको समटाइम्स जो है वो इलेक्ट्रॉनिक ब्रेन भी कह देते हैं. थोड़े से इसको फॉर्मूलीज को देखें तो कंप्यूटर इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट कैन परफॉर्म कैलकुलेशन एट अ वेरी हाई रेट. तो बेसिकली जो कंप्यूटर वर्ड है ये निकला है वर्ड कंप्यूट से, एंड टू कंप्यूट मीन टू परफॉर्म कैलकुलेशंस, कंप्यूटेशंस परफॉर्म करना. सो इट मीन्स कि ये एक ऐसी डिवाइस है जो कि कैलकुलेशंस परफॉर्म कर सकती है एट अ वेरी हाई रेट. इट कैन वर्क ऑटोमेटिकली अकॉर्डिंग टू इंस्ट्रक्शंस. ये अभी जिसे हम बात कर रहे थे कि इसका जो एक और इसका बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है वो ये है कि इट कैन वर्क ऑटोमेटिकली. ऑटोमेटिकली का मतलब ये नहीं है कि खुद से इंस्ट्रक्शन जनरेट कर सकती है. इट मीन्स दैट you have to provide the instructions first and then it can work according to the instructions. तो सिंपली इसने करना क्या है कि उन इंस्ट्रक्शंस को पे जो है वो काम करना वन बाय वन, और जिस तरह से उसको इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं उसके अकॉर्डिंगली जो है उसने अपना काम जो है वो परफॉर्म करते रहना. ओके, इट कैन एक्सेप्ट एंड स्टोर डाटा. दिस इज़ अनदर सेलिएंट फीचर ऑफ कंप्यूटर, कि ये डाटा को इनपुट भी ले सकता है और उसको फ्यूचर यूज़ के लिए स्टोर भी कर सकता है. Computer can accept instruction to process data and to create information. So there are two more concepts which are introduced in this point, which are data and information. Data is actually the raw facts and figures. They are not processed. उनका कोई मीनिंग नहीं होता है. Contrary to this, information is processed data. जब आप डाटा को प्रोसेस करते हैं तो आपको इन्फॉर्मेशन मिलती है, और नॉर्मली जो डाटा है वो बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में होता है, जबकि उसके मुकाबले में जो इन्फॉर्मेशन है दैट इज़ वेरी लिमिटेड. फॉर एग्जांपल अगर हम उसकी एग्जांपल लें तो एक क्लास है जिसमें लेट्स से कि 100 स्टूडेंट्स हैं, और हम क्या करते हैं कि हम उन 100 स्टूडेंट्स की एज जो है वो हम लेते हैं. हम हर एक स्टूडेंट से पूछते हैं कि अपनी एज बता दें. तो इसका सिंपल जो कैलकुलेशन अगर परफॉर्म करनी है तो ये है कि आप उनकी डेट ऑफ बर्थ पूछें कि व्हाट इज़ द डेट ऑफ बर्थ ऑफ ईच स्टूडेंट, और फिर उसको जो है वो आप क्या करें कि करंट डे से उसको तब उसको सब्ट्रैक्ट कर लें, तो वो आपका जो है वो उसकी जो डेज है जो एज है वो आ जाएगी. एंड देन आप क्या करें कि तमाम स्टूडेंट्स की एज को ऐड करें और टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स उसको डिवाइड कर दें, तो आपके पास एवरेज एज आ जाएगी.
अब इसमें क्या है कि जो सब स्टूडेंट्स की आपने जो एज जो इनपुट ली है दैट इज़ दी डाटा, और जो आपने उसकी एवरेज ली है वो सिर्फ एक फिगर होगी और वो इन्फॉर्मेशन होगी। तो आपको पता चल जाएगा कि आपकी क्लास जो है उसकी एवरेज एज जो है वो कितनी है। नॉर्मली जो बैचलर्स में जो स्टूडेंट्स आते हैं उनकी जो एवरेज एज है दैट इज़ जो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स हैं जो फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ते हैं तो उनके जो एवरेज एज है वो तकरीबन 18 से 19 ईयर्स के दरमियान में होते हैं। ओके, तो नेक्स्ट है वो जो कंप्यूटर के जो वर्ड्स हैं उनसे हमने कुछ इसके स्पेसिफिक मीनिंग जो है वो ड्रॉ किए। जैसे देखें कि सी फॉर कैलकुलेट, जैसे अभी हम देख रहे थे कि जो कंप्यूटर वर्ड है ये एक्चुअली निकला है कंप्यूट से। तो इसका मतलब जो है वो है कि टू परफॉर्म कैलकुलेशंस, or for operate it means that it can operate independently on instructions, and for memorize it can store data, p for print it can output you जो भी आउटपुट है वो आपको प्रिंट की फॉर्म में मिल सकती है which is the physical form of output, u for update कि जो भी आपने इसमें चीज़ स्टोर की है उसको आप अपडेट कर सकते हैं, t for tabulate, tabulate is फॉर्म कि आप उसको डाटा को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं और स्पेसिफिक फॉर्म में उसको जो है वो आप उसको ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। ई फॉर एडिट के इंफॉर्मेशन जो डाटा है या इंस्ट्रक्शन है उसको आप एडिट कर सकते हैं। एंड आर फॉर रिस्पॉन्स कि आपको किसी न किसी फॉर्म में जो रिस्पॉन्स है वो मिलेगा। ओके, तो एक फॉर्मल सी डेफिनेशन जो है वो इसकी देखते हैं कि व्हाट इज़ अ कंप्यूटर। अ कंप्यूटर इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट कैन एक्सेप्ट डाटा, वी कॉल दिस इनपुट विच कैन एक्सेप्ट इनपुट, जिसको कि हम डाटा कहते हैं, एंड प्रोसेस इट अकॉर्डिंग टू इंस्ट्रक्शंस, गिव आउटपुट विच इज़ इंफॉर्मेशन, एंड आल्सो स्टोर इट फॉर द फ्यूचर यूज़। तो इसी चीज़ को हम इस एक ब्लॉक डायग्राम से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसमें आप देख लें कि ये हमारे पास जो हैं दीज आर रेक्टेंगल्स। ये रेक्टेंगल्स जो हैं ये एक्चुअली रिप्रेजेंट कर रही हैं जो कंप्यूटर के डिफरेंट डिवाइसेज हैं। तो इस मीन के कंप्यूटर में 4 तरह की डिवाइसेस होंगी: इनपुट डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस, स्टोरेज डिवाइसेस, एंड डिवाइस फॉर प्रोसेसिंग दी प्रोसेसिंग। तो ये 4 तरह की डिवाइसेस होंगी। और यहाँ पे आप देखेंगे जो एरो के ऊपर हमने यहाँ पे लिखा है कि इनपुट से हम डाटा लेंगे, जो इनपुट डिवाइसेस हैं वो हमें डाटा इनपुट करेंगी, और जो प्रोसेस हो रहेगी जब ये डाटा तो हम उसको एज इंफॉर्मेशन जो है वो आउटपुट जो भी हमारी आउटपुट डिवाइस है उसके ज़रिए हम उसको वापस ले सकते हैं। एंड वी कैन आल्सो स्टोर इट लाइक दिस वन, ये हमें बता रहे हैं कि इसको आप स्टोर कर सकते हैं। तो एक चीज़ आपने देखनी है कि यहाँ पे इनपुट से जो एरो है उसकी डायरेक्शन इनपुट से प्रोसेस की तरफ है, फिर यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन जिस एरो के ऊपर लेबल किया हुआ है इसकी जो डायरेक्शन है दैट इज़ फ्रॉम प्रोसेस टू आउटपुट। तो इसमें ये है कि ये इसी डायरेक्शन में इसका फ्लो होगा, इससे रिवर्स डायरेक्शन में जो है ये पॉसिबल नहीं है। इसी तरह से इसमें भी जो है वो क्या है कि जो रिवर्स डायरेक्शन में जो है वो पॉसिबल नहीं है। तो इसी तरह से जो है यहाँ पे हमने देखा है कि जो प्रोसेस है इसमें डाटा आप स्टोर भी कर सकते हैं और यहाँ पे जो डाटा यहाँ से रिसीव भी कर सकते हैं। अगर यहाँ पे एक डायरेक्शन में एरो होता तो इसका मतलब ये था कि आप सिर्फ डाटा यहाँ से स्टोर कर सकते हैं, लेकिन फिर उसकी वापसी का जो ज़रिया है वो कोई नहीं। तो दिस इज़ अ वेरी फॉर्मल डेफिनेशन जो कि हमने जो है वो हमने देखी है, और इसमें तकरीबन जो तमाम एक्सपेक्ट्स हैं कंप्यूटर की वर्किंग के इसके कॉन्सेप्ट्स के वो हमने कवर कर लिए। ओके, तो नेक्स्ट है वो हम स्टार्ट करते हैं कि कंप्यूटर्स के कुछ फीचर्स हैं, और ये जो फीचर्स हैं ये एक्चुअली इसका जो ख़ास बात ये है कि सिर्फ कंप्यूटर ही एक ऐसी डिवाइस है जिसके अंदर ये फीचर्स हैं, इसके अलावा कोई डिवाइस ऐसी नहीं है कि जिसमें ये फीचर्स हों। तो इसलिए जो है वो हम इनको जो है वो वन बाय वन देखते हैं। पहला जो फीचर है उसमें ये है कि स्पीड से हमारी मुराद है कि स्पीड ऑफ कैलकुलेशंस। कंप्यूटर इज़ अ वेरी हाई स्पीड इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, इट कैन परफॉर्म टास्क एट अ वेरी हाई रेट। चूँकि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, यहाँ पे हमने जैसे मेंशन किया कि इट्स एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, तो नॉर्मली जो भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस होती हैं दे वर्क रफली एट द स्पीड ऑफ लाइट, क्योंकि करंट फ्लो कर रहा होता है फ्रॉम वन कंपोनेंट टू अनदर। तो इस वजह से जो है वो उसकी जो वर्किंग स्पीड है वो बहुत ज़्यादा तेज़ होगी। इट कैन डू कम्प्लेक्स कैलकुलेशन इन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड विच ह्यूमन कैन टेक इवन ईयर्स टू कंप्लीट। तो ये इसका एक मेन इसका फीचर है कि जो कैलकुलेशंस बेसिकली इसको डिज़ाइन ही इसलिए या इसको बिल्ड ही इसीलिए किया गया था
ताकि जो कैलकुलेशन जो कि आमतौर पे अगर ह्यूमन परफॉर्म करते हैं तो उनको उन कैलकुलेशंस को परफॉर्म करने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो वही कैलकुलेशन जो है हम बहुत कम टाइम में हम उनको परफॉर्म करना चाहते हैं, तो इसलिए जो है वो हम इसको जो है यूज़ करते हैं। तो इनफैक्ट कंप्यूटर कैन परफॉर्म कैलकुलेशंस एट अ वेरी हाई रेट, और ह्यूमन ब्रेन उसको जो है वो compete नहीं कर सकता है इस स्पीड में। Computer can process millions or even billions of instructions in a second. For example, human brain can take 40,000 instructions per second, while a computer can take up to 140 million, 140,000 millions or even more instruction. तो टिपिकली क्या होता है कि ह्यूमन ब्रेन जो है उसकी जो जो वर्किंग स्पीड है वो एक लिमिटेड होती है। तो ये एक नेचुरल एक फिनोमिनन है, इसमें हमारा कोई इसमें जो है वो कसूर नहीं है, ये दिस इज़ नेचुरली इस तरह से है, बिकॉज ह्यूमन ब्रेन जो है उसकी कैपेसिटी जो है वो एक फिक्स होती है। तो लेकिन उसके मुकाबले में कंप्यूटर चूँकि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, तो हम क्या कर सकते हैं कि हम इसकी कैपेसिटी को इंक्रीज़ कर सकते हैं। तो ये जो जो हिस्ट्री है वो भी हमें ये बता रही है कि कंप्यूटेशन पावर जो कंप्यूटर की है वो विद द पैसेज ऑफ टाइम ये इंक्रीज़ हो रही है, और ये ज़्यादा से ज़्यादा इंस्ट्रक्शन जो है वो परफॉर्म कर सकता है। Human brain transmit binary pulses, which are actually the signals 10 billion times slower than a computer. तो कंप्यूटर ये एक और वजह है कि ह्यूमन ब्रेन स्लो क्यों है, बिकॉज कि जो पल्सेस ट्रांसमिट होती हैं उनकी स्पीड जो है बहुत स्लो है, और कंप्यूटर के अंदर जो करंट या जो डाटा है जो कि इन द फॉर्म ऑफ करंट होता है, दैट ट्रेवल्स रफली एट द स्पीड ऑफ लाइट। ओके, उसके बाद एक बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है विच इज़ द एक्यूरेसी। कंप्यूटर्स आर हाईली एक्यूरेट इवन देन दे वर्क एट अ वेरी हाई स्पीड। तो ये नहीं है कि दे कॉम्प्रोमाइज एट देयर एक्यूरेसी, अगर वो बहुत स्पीड से काम कर रहे हैं तो उसकी वजह से उनकी एक्यूरेसी जो है वो अफेक्ट होती है, तो ऐसा जो है वो नहीं है। कंप्यूटर्स आर हाईली एक्यूरेट, इसके बावजूद कि उनकी स्पीड जो है वो बहुत तेज़ है। ह्यूमन कैन मेक एरर्स इफ दे वर्क क्विकली। तो ये एक नेचुरल बात है कि जब हम कोशिश करते हैं काम स्पेशली कैलकुलेशन की जल्दी से परफॉर्म करें तो उसमें जो चांसेस ऑफ एरर है वो इंक्रीज हो जाते हैं। सो ये इस तरह से कंप्यूटर के साथ नहीं होता है। कंप्यूटर्स आर 100% एक्यूरेट मशीन्स, और उसमें उनकी स्पीड को हम कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते हैं। कंप्यूटर मेक एनी एरर इट इज़ ड्यू टू सम ह्यूमन एरर नॉट बाई इटसेल्फ। तो ये एक जेन में क्वेश्चन आ सकता है कि अगर कंप्यूटर एक मशीन है और अगर किसी वजह से उसमें एरर आ रहा है तो उसका जिम्मेदार कौन है? तो उसका जिम्मेदार कंप्यूटर नहीं है, ये एक्चुअली जो ह्यूमन ऑपरेटर्स हैं जिन्होंने जो उसको इंस्ट्रक्शंस देते हैं, दे आर एक्चुअली रिस्पॉन्सिबल फॉर द एरर। ओके, तो नेक्स्ट इसमें है कंसिस्टेंसी है। कंसिस्टेंसी से क्या मुराद है? इससे इससे हमारी एक्यूरेसी है कि टू गिव एक्यूरेट रिजल्ट्स जो कि करेक्ट हो। कंसिस्टेंसी मीन टू रिपीट द रिजल्ट्स। Computers are highly consistent machines. They can work at high speeds very accurately again and again without any error. तो एक चीज़ तो ये है कि एक्यूरेट रिजल्ट दिया लेकिन बस एक बार दिया, नेक्स्ट टाइम आपको जरूरत पड़ी तो उस चीज़ की गारंटी नहीं है कि रिजल्ट जो है वो वैसे ही एक्यूरेट होगा जैसे फर्स्ट टाइम था। तो इन केस ऑफ कंप्यूटर्स तो उसका आंसर जो ये है, द कंप्यूटर्स आर वेरी कंसिस्टेंट। तो वो अगेन दे कैन वर्क अगेन एंड अगेन ऑन सेम प्रॉब्लम विद द सेम एक्यूरेसी। तो उसमें ये नहीं होगा कि फर्स्ट टाइम एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा और नेक्स्ट टाइम जो है वो एक्यूरेसी डिक्रीज होगी, इस तरह से पॉसिबल जो है वो नहीं है। ह्यूमन आर प्रोन टू एरर्स इफ दे परफॉर्म अ टास्क एक्यूरेटली, वंस चांसेस ऑफ एरर इंक्रीज नेक्स्ट टाइम। तो अगर ह्यूमन हमें पता है कि एक दफ़ा हमने लेट्स से कि अगर कोई काम कर भी लिया है एक्यूरेटली, तो नेक्स्ट टाइम अगर हम उसको उसी टास्क को परफॉर्म करने की कोशिश करते हैं तो उसमें क्या होगा कि जो चांसेस ऑफ एरर जो है वो ज़्यादा हो जाएंगे। कंप्यूटर्स ऑन द अदर हैंड परफॉर्म द सेम टास्क एक्यूरेटली अगेन एंड अगेन। तो कंप्यूटर्स के केस में ऐसा नहीं है, दे कैन परफॉर्म द सेम टास्क अगेन विद द सेम एक्यूरेसी अगेन एंड अगेन। ओके, तो नेक्स्ट है डाटा स्टोरेज है। स्टोरेज कैपेसिटी ऑफ कंप्यूटर इज़ वेरी हाई, और उसकी वजह ये है कि इसके अंदर जो स्पेसिफिक डिवाइसेस हैं दैट आर यूज्ड टू स्टोर डाटा,
और वो डिवाइसेस जो हैं उनकी जो है वो कैपेसिटी काफ़ी ज़्यादा होती है। हम जो है वो ये यूनिट्स हम आगे चल के देखेंगे, जिसमें हम स्टोरेज यूनिट्स के बारे में बात करेंगे। तो दे कैन स्टोर वेरी ह्यूज अमाउंट ऑफ डाटा, or it can store a large amount of data on a very small place. Whereas human brain storage capacity is very low, it tends to lose data when new data is stored in. तो ह्यूमन के साथ एक मसला ये है कि जब वो नई इन्फॉर्मेशन उनको मिलती है और उसको मेमोराइज करने की कोशिश करते हैं, तो जो पुरानी इन्फॉर्मेशन होती है वो खुद ब खुद ही जो है वो रिमूव हो जाती है, वी टेंड टू फॉरगेट। लेकिन कंप्यूटर्स में इस तरह से नहीं है। उनकी डाटा स्टोरेज अगर फेल हो जाए तो उसका सिंपल सा सोल्यूशन ये है कि आप उसके अंदर ओवर स्टोरेज जो है वो लगा सकते हो, उसकी कोई लिमिट नहीं है। यू कैन स्टोर, you can add as much as storage devices as you like, तो उसमें कोई लिमिट जो नहीं है। अच्छा, एक चीज़ और है ऑटोमेशन। यहाँ पे ऑटोमेशन को मैं क्लियर कर दूँ कि नॉर्मली जो चीज़ हम कहते हैं कि दिस इज़ ऑटोमेटिक, तो उससे हमारी मुरादी होती है कि ये जो मशीन है या जो डिवाइस है इट वर्क्स इंडिपेंडेंटली और वो किसी पर डिपेंडेंट नहीं होती। इन केस ऑफ कंप्यूटर्स ऑटोमेशन से मुरादी है कि हम इसको इंस्ट्रक्शन दे देते हैं एंड देन इट कैन वर्क ऑन दोज इंस्ट्रक्शन। और आप ये सपोज करें कि हम एक कार बिल्ड करते हैं जो कि खुद से ड्राइव कर सकती है, तो अपेरेंटली ये लगेगा कि उसके अंदर कोई ड्राइवर नहीं है, लेकिन उसका कंप्यूटर जो है वो उसको कंट्रोल कर रहा होगा। तो वो किस तरह से करेगा कि हमने उसको इंस्ट्रक्शन दे दी हुई है कि कैसे गाड़ी को कैसे चलाना है, स्टेयरिंग कैसे जो है वो उसको कैसे कंट्रोल करना है, और एक्सीलेटर और ब्रेक को कैसे यूज़ करना है। तो ये सब चीज़ें जो है ये हम उसको पहले से हम उसको दे देंगे। तो उसके बाद सिंपली कंप्यूटर ने करना है कि उन इंस्ट्रक्शंस पे अमल करके काम जो भी टास्क है वो परफॉर्म करनी है। तो computers can work automatically once instructions are stored in it. It can work according to these instructions. No need to tell him again and again what to do next. तो सिर्फ एक बार आप उसको बता दें तो नेक्स्ट टाइम क्या होगा कि वो उसी टास्क को रिपीट करता रहेगा। फैक्ट्रीज में बहुत सारी इस वक्त दुनिया में ऐसी फैक्ट्रीज हैं जिनमें रोबोट्स लगे हुए हैं। जो रोबोट्स हैं वो उनको एक दफ़ा बता दिया जाता है कि कौन सा बोल्ट जो है वो कितना कसना है, और अगर कोई पेंट करना है तो उसकी जो मूवमेंट्स हैं सारी की सारी रोबोट की वो पहले से डिफाइंड होती हैं। तो उसमें ये नहीं होता है कि वो रोबोट जो है अपनी मर्ज़ी से उसमें चेंजिंग कर सकता है। जैसे ही उसके सामने नई टास्क आती है वो इंस्ट्रक्शंस के मुताबिक जो है वो काम स्टार्ट कर देता है। तो इसमें एक चीज़ ध्यान में रखनी है कि इंस्ट्रक्शंस हैव टू बी प्रोवाइडेड टू द कंप्यूटर, इट कैन नॉट जनरेट इंस्ट्रक्शंस बाय इटसेल्फ। तो जो भी कंप्यूटर्स काम कर रहे हैं, रोबोट्स काम कर रही हैं, ऐसी जो मशीन्स काम कर रही हैं जिनको कि कंप्यूटर्स कंट्रोल कर रहे हैं, तो उसमें क्या है कि उनको उनको जो इंस्ट्रक्शन है वो ऑलरेडी दे दी गई हैं। सिर्फ उन्होंने क्या करना है कि उन इंस्ट्रक्शंस पे उन्होंने सिर्फ काम करना है, दैट्स इट। ओके, नेक्स्ट फीचर है वो क्या है कि मेमोरी, विच इज़ एक्चुअली द पावर ऑफ रिमेम्बरेंस। कंप्यूटर की जो पावर ऑफ रिमेम्बरेंस है दैट इज़ 100%। अ मैन कैन फॉरगेट एज द टाइम पासिस। तो ये हमारे साथ टिपिकली ऐसे होता है कि जब हम कोई चीज़ जो है वो हमें पता चली है, वक्त जैसे जैसे वक्त गुजरता जाएगा तो उसके चांसेस हैं कि हम उसको वी विल फॉरगेट दैट थिंग। तो इसमें यह है कि कंप्यूटर के साथ ऐसे नहीं होता, इट नेवर फॉरगेट्स, इट विल प्रोड्यूस द डाटा स्टोर्ड इन इट वन एवर रिकॉल। तो चाहे आपने एक चीज़ कई साल पहले भी स्टोर की हुई है तो उसमें जो है वो तो कंप्यूटर उसमें जो है वो आपको वो जो भी डाटा है जो उसने आपने स्टोर किया था तो वो आपको जो है वो रिटर्न कर देगा। तो मेरे पास एक हार्ड डिस्क है थी जो मेरे एक लैपटॉप में लगी हुई थी, और वो लैपटॉप जो है वो आज से मैंने तकरीबन कोई 10 ईयर्स पहले जो है वो लिया था, और उस वक्त उसमें मैंने कुछ डाटा जो है स्टोर किया था। तो आज भी वो डाटा जो है उस हार्ड डिस्क में मौजूद है और मैं उसमें जो है उसमें उसको रिट्रीव कर सकता हूँ। तो ये नहीं होगा कि जब मैं उसको कहूँ कि गिव मी दैट डाटा जो मैंने आज से 10 साल पहले स्टोर किया था, तो उसके रिस्पॉन्स में मुझे वो ये कहे कि सॉरी आई फॉरगॉट। तो इस तरह से जो है वो नहीं होगा। कंप्यूटर जो है वो जो भी डाटा है जो आपने स्टोर किया है, जब आप उसको रिकॉल करेंगे इट विल गिव यू। ओके, एक्टिवनेस मीन्स कंप्यूटर डू नॉट फील टायर्डनेस एंड केयरलेसनेस
Contrary to this, human lose concentration when they work for long hours. They need rest and recreation. तो टिपिकली एक जो है कि कंप्यूटर्स या रोबोट्स जो हैं वो क्यों फैक्ट्रीज में और डिफरेंट जगहों पे क्यों यूज़ हो रहे हैं, तो उसकी वजह ये है कि दे डोंट फील टायर्डनेस। कंप्यूटर रोबोट्स में वो काम करते रहते हैं और वो लॉन्ग आवर्स के लिए काम करते हैं। अच्छा, इसमें एक चीज़ क्लियर कर दूं कि ऐसा नहीं है कि वो 24 आवर्स काम करते रहते हैं और उनको कभी भी शट डाउन नहीं किया जाता। एक्चुअली ये कितना वो काम करते हैं, ये दो चीज़ों पर डिपेंड करता है। एक तो ये है कि फैक्ट्री की प्रोडक्शन कितनी चाहिए, तो एक इस चीज़ पर डिपेंड करता है। और दूसरी चीज़ ये है कि जो रोबोट्स हैं उनको भी, या मशीन्स हैं, तो उनको भी रेगुलर मेंटेनेंस की ज़रूरत पड़ती है। तो मेंटेनेंस के लिए उनको लाजमी शट डाउन किया जाता है। लेकिन अगर हम उसको फिर भी हम उसको ह्यूमन के साथ कंपेयर करें, तो ये होता है कि टिपिकली जो ह्यूमन है उनका जो वर्किंग का टाइम है, अगर वो किसी फैक्ट्री में भी काम कर रहे हैं तो वो 8 घंटे की शिफ्ट में काम करेंगे। और बाकी जो 16 आवर्स हैं 24 आवर्स में से, तो एक दिन के जो 24 आवर्स हैं उसमें से उन्होंने रेस्ट करना है, अपनी फैमिली को टाइम देना है, जो और काम है जिम जाना है या कहीं पे शॉपिंग के लिए जाना है, तो वो उन्होंने उस बाकी के टाइम में करना है। बट देयर वर्किंग जो टाइम है, एक्चुअल जो उसका प्रोडक्टिव टाइम है, वो सिर्फ 8 घंटे होता है, 8 घंटे से ज़्यादा नहीं होता। उसके मुकाबले में अगर रोबोट्स काम भी कर रहे हैं तो हो सकता है कि वो 20 या 22 घंटे के लिए काम कर रहे हैं और एक दिन में उनको 2 या 3 घंटे के लिए उनको शट डाउन किया जाए ताकि उनकी मेंटेनेंस जो है वो परफॉर्म की जा सके। तो स्टिल द कंप्यूटर्स दे आर मोर एक्टिव दैन द ह्यूमन। कंप्यूटर्स नेवर डिमांड रेस्ट और शो लिसनिंग। दिस इज़ अनदर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि वो बीमार नहीं होंगे और ये नहीं कहेंगे कि फ्लू हुआ है, ये बुखार है, तो आज हम काम पे नहीं आ रहे, छुट्टी कर रहे हैं। तो इस तरह से जो है वो ओके। नेक्स्ट है कि मल्टीटास्किंग। मल्टीटास्किंग का मतलब ये है कि दे कैन परफॉर्म मल्टीपल टास्क एट अ टाइम एंड ह्यूमन कैन कंसंट्रेट ओनली एट वन टास्क एट अ टाइम। तो कंप्यूटर का इस तरह से है कि आमतौर पे आप लोग जब कंप्यूटर्स यूज़ करते हैं तो हम उसमें ये कर रहे हैं कि मल्टीपल जो प्रोग्राम्स हैं ये मल्टीपल टास्क एट द सेम टाइम परफॉर्म कर रहे होते हैं। लेट्स सपोज कि इस वक्त मैं ये इस वीडियो की रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ और बैकग्राउंड में मैंने अपना एक लेक्चर जो है वो मैंने अपलोडिंग पे लगाया हुआ है। तो इसी तरह से जो है वो क्या कर सकते हैं कि नॉर्मली आप काम कर रहे हैं, कोई असाइनमेंट प्रिपेयर कर रहे हैं, तो आप वर्ड प्रोसेसर में काम कर रहे हैं, साथ आप इंटरनेट पे भी कुछ सर्च कर रहे हैं और साथ आपने जस्ट फॉर रिफ्रेशमेंट आपने क्या किया हुआ है कि कुछ म्यूज़िक भी थोड़ा सा लगाया हुआ है। सो दीज आर मल्टीपल टास्क जो कि एक ही टाइम पे जो है वो परफॉर्म हो रही है। कंप्यूटर्स कैन डू मल्टीपल टास्क विद द सेम एक्यूरेसी। तो इसमें जो है वो थोड़ी सी एक चीज़ जो है वो मैं क्लियर कर दूँ कि क्या वाकई ऐसा होता है कि कंप्यूटर जो है वो एक ही वक्त में जो है वो टास्क जो है वो परफॉर्म कर रहा होता है। तो इनफैक्ट जो टिपिकली हम जो हमारे पास जो ये पर्सनल कंप्यूटर्स हैं जैसे लैपटॉप्स हैं, डेस्कटॉप कंप्यूटर्स हैं, तो इनमें एक ही प्रोसेसर होता है। तो उसमें फिर ये होता है कि कंप्यूटर्स अगर कोई मल्टीपल टास्क को परफॉर्म कर रहा है तो उन टास्क में स्विचिंग जो है वो बहुत स्पीडीली होती है, क्योंकि उसकी वर्किंग स्पीड बहुत ज़्यादा है। तो इसलिए जो स्विचिंग होती है वो इतनी तेज़ी से होती है कि हमें उसके बारे में जो है वो पता नहीं चल सकता। तो एक्चुअली क्या होता है कि वो एक टास्क को थोड़ा सा परफॉर्म करता है, फिर उसको थोड़ा सा होल्ड पर रख के सेकेंड टास्क, और फिर उसको होल्ड पर रख के फिर थर्ड टास्क। तो इस तरह से जो है वो मल्टीपल टास्क कर रहा होता है। लेकिन कैसे कि पहले थोड़ा सा एक टास्क पे काम किया, फिर दूसरी पे गया, फिर तीसरी पे गया। लेकिन ये स्विचिंग इतनी तेज़ी से होती है कि हमें इसके बारे में नहीं पता चलता। हम ये समझते हैं कि वो इन टास्क को जो है वो पैरेलल में परफॉर्म कर रहे हैं, लेकिन इनफैक्ट मोस्टली क्या होता है कि ये पैरेलल में नहीं होती है, ये टर्न बाय टर्न टास्क होते हैं। लेकिन ये स्विचिंग इतनी स्पीडली होती है कि हम इसको रियलाइज़ नहीं कर सकते। अच्छा, अगर उसमें ये होता है कि अगर उसकी बहुत ज़्यादा आप टास्क कर लें तो उसमें क्या होगा कि वो ज़ाहिर बात है कि उसकी स्पीड थोड़ी सी इफेक्ट होगी। उसकी वजह जैसे मैंने आपको बताया कि उसमें क्या होगा कि उसने स्विचिंग करनी होती है। तो अगर आप 2 या 3 टास्क की बजाय आप 10 या 20 टास्क कर देंगे तो अब हर टास्क के लिए जो है वो टाइम कम होगा। तो उसमें क्या होगा कि जो स्विचिंग में जो है एक जो टास्क है जो एक दफ़ा परफॉर्म हुई है उसकी नेक्स्ट टाइम जो टर्न काफ़ी देर के बाद आएगी। तो इसलिए सम टाइम ऐसा लगेगा कि कंप्यूटर थोड़ा स्लो हो गया। तो ये उसकी रीज़न जो है वो हो सकती है। ओके, नेक्स्ट है वर्सटिलिटी है। वर्सटिलिटी का मतलब ये है कि कंप्यूटर्स enormous speed, memory and accuracy has made it most popular machine।
तो अब ये देखें, ये कंप्यूटर्स आप कहीं पे भी जाएँ, कंप्यूटर्स आपको नज़र आएंगे। घरों में हैं, ऑफिस में हैं, यूनिवर्सिटीज़ में हैं, स्कूल्स में हैं, फैक्ट्रीज में हैं, और बहुत सारा ऐसी ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पे जो है कंप्यूटर्स यूज़ हो रहे हैं। तो उसकी वजह क्या है? बिकॉज दे आर स्पीडी इलेक्ट्रॉनिक मशीन, देयर मेमोरी एंड देयर एक्यूरेसी। इट कैन डू अ वैरायटी ऑफ जॉब्स। मोस्ट ऑफ द मशीन हैव लिमिटेड यूज़, दे कैन ओनली बी यूज फॉर स्पेसिफिक पर्पज। सपोज उसमें ये है कि अगर आप बात करेंगे ट्रेन है, तो ट्रेन का सिर्फ काम क्या है? लोगों को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लेके जाना है। लेकिन अगर हमने एक ऐसी ट्रेन भी बना सकते हैं जो कि ऑटोमेटिकली काम कर सकती है, अभी जैसे हमने देखा था, लेकिन उसको कंप्यूटर कंट्रोल करेगा। इसी तरह से जो है वो आप रोबोट्स बना सकते हैं फैक्ट्रीज में, जो कि प्रोडक्शन का काम कर सकते हैं, डिफरेंट किस्म की जो चीज़ें हैं वो बना सकते हैं। तो ये सब चीज़ें जो है ये इस वजह से हैं बिकॉज के कंप्यूटर्स के जो यूज़ है, ये बहुत सारी जगहों पे इनको इसको जो है वो हम यूज़ कर सकते हैं, स्पेसिफिकली जहाँ पे हमने कोई भी टास्क है उसको ऑटोमेट करना है। कि वही काम पहले ह्यूमन परफॉर्म कर रहे थे, तो वो थोड़ा स्लो था, उसमें एक्यूरेसी कम थी। लेकिन अब वही टास्क जो है वो जब रोबोट्स परफॉर्म करेंगे, कुछ ज़्यादा स्पीड से करेंगे, और उसमें एक्यूरेसी जो है वो ज़्यादा होगी। कंप्यूटर्स ओनली मशीन दैट इज़ यूज इन अ वास्ट कंडीशन एंड सर्कमस्टांसेस। तो इसके कुछ यूजेस जो है वो भी हम आगे चल के जो हम देखते हैं। लेकिन सिर्फ ये कंप्यूटर ही ऐसी मशीन है जो कि इस तरह से डिफरेंट स्नैरियोस में जो है वो यूज। अच्छा, ये हमने बात की कि बहुत सारी इसकी कंप्यूटर की क्वालिटीज़ की बात की कि उसमें बहुत सारी अच्छी फीचर्स हैं, बहुत सारी अच्छी बातें हैं, लेकिन उसके अंदर कुछ लिमिटेशंस भी हैं। तो हम उन लिमिटेशंस की जो है वो बात करते हैं। पहली जो लिमिटेशन है वो ये है, दैट इज़ द लैक ऑफ इंटेलिजेंस। कंप्यूटर्स इज़ नॉट एन इंटेलिजेंट, इट हैज़ नो ब्रेन। तो शुरू में हमने कहा था कि इसको हम इलेक्ट्रॉनिक ब्रेन कहते हैं। तो उसकी उसकी रीज़न मैंने आपको बताई थी कि इसकी जो इंस्पायरेशन है वो ली गई है ह्यूमन ब्रेन से, कि जिस तरह ह्यूमन ब्रेन कैलकुलेशन परफॉर्म कर सकता है, तो इसी तरह से जो है वो कंप्यूटर भी कैलकुलेशन जो है वो परफॉर्म कर सकता है। लेकिन इन फैक्ट इसका कोई ब्रेन नहीं होता, इट्स सिंपली एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जिसमें करंट जो है वो सिर्फ एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक जो है वो जा रहा होता है। तो इट्स नॉट एक्चुअली अ ब्रेन। इट कैन नॉट थिंक इटसेल्फ, उसके अंदर ये कैपेबिलिटी नहीं है कि वो खुद से कुछ सोच सके। कंप्यूटर्स वर्क अंडर द कंट्रोल ऑफ इंस्ट्रक्शन दैट हैज़ बीन गिवन टू इट बाय ह्यूमन। तो हम ही उसको इंस्ट्रक्शन देते हैं क्या काम करना है, क्या टास्क परफॉर्म करनी है, तो हम ही उसे बताते हैं, हम उसको कंट्रोल कर रहे थे एक्चुअली। तो ये नहीं होता कि कंप्यूटर्स जो है वो खुद से जो है वो कुछ इंस्ट्रक्शन जनरेट कर सकते हैं, खुद से कुछ काम जो है वो कर सकते हैं। इफ़ एनी एरर अकर्स ड्यूरिंग इट्स वर्किंग, इट कैन नॉट डिटेक्ट एंड करेक्ट इट, इट वुड सिंपली स्टॉप रनिंग और वुड प्रोड्यूस इनएक्यूरेट रिजल्ट। तो अगर ऐसे हुआ है कि वर्किंग कर रहे हैं और उस वर्किंग में कोई एरर आ गया, तो अब उसकी दो पॉसिबिलिटीज़ हैं। या तो वो उस स्टेज पे रुक जाएगा कि उसको ये नहीं पता होगा कि नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, या जो है वो कोई इनकरेक्ट रिजल्ट्स जो है वो प्रोड्यूस कर देगा। अच्छा, एक्सेप्शंस क्या है कि सम मॉडर्न कंप्यूटर्स हैव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एबिलिटी एंड दे कैन थिंक बाय देमसेल्फ। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मतलब क्या है कि उनमें कैपेबिलिटी होगी कि वो ह्यूमन लाइक इंटेलिजेंस को सिमुलेट कर सकते हैं, बट दे आर स्टिल नॉट इंटेलिजेंट। उसकी एक तो बड़ी जो एग्जांपल है वो क्या है कि आजकल काम हो रहा है ऑटोनोमस व्हीकल्स पे। तो ऑटोनोमस व्हीकल्स एक्चुअली क्या चीज़ें कि दीज आर व्हीकल्स, आम कार्स हैं, उसके अंदर कंप्यूटर और सेंसर उसके अंदर बिल्ड किए जाते हैं, और वो बिल्कुल ड्राइव कर सकते हैं इंडिपेंडेंटली विदाउट एनी ह्यूमन ड्राइवर। लेकिन अब उसमें भी क्या है कि उसमें हम डिफरेंट जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जो टेक्निक्स हैं, मेथड्स हैं, यूज़ करके हम उसको इस तरह से हम उसको करते हैं कि वो ह्यूमन इंटेलिजेंस को सिमुलेट कर रहा होता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो इतना इंटेलिजेंट होता है कि वो ह्यूमन का मुकाबला जो है वो कर सकता है। तो ऐसे जो है वो बिल्कुल नहीं है। सिर्फ क्या होगा कि वो सिमुलेट करेगा, और ऐसे लगेगा कि जैसे जिस तरह की ह्यूमन है। लेट्स सपोज कि एक जगह आई है, वहाँ पे वो जो ऑटोनोमस व्हीकल है वो जा रही है, और उसने अब देखना है कि उसने राइट जाना है लेफ्ट जाना है, या अगर एक ऐसी जगह पे आ गया कि जहाँ पे एक चौक है और वहाँ पे इशारा है, तो उसने देखा अगर राइट लेफ्ट है तो राइट रेड लाइट है तो उसने वहाँ पे स्टॉप हो गया। तो इस तरह की चीज़ें जो है वो जो है वो काम टास्क को परफॉर्म कर सकते हैं। तो इससे ऐसा लगता है कि ये इंटेलिजेंट मशीन है, लेकिन इनफैक्ट क्या है कि उसको इंस्ट्रक्शन दी गई हैं और वो उन इंस्ट्रक्शंस पे ही काम कर रहा है, और वो इतनी सफिशेंट इंस्ट्रक्शन है कि वो ह्यूमन लाइक इंटेलिजेंस जो है वो सिमुलेट कर रहा है। तो लेकिन ये है कि उसमें भी बहुत सारे अनप्रेसिडेंटेड या अनफोर्सीन ऐसी सिचुएशन हो सकती हैं जिसको कोई हैंडल वो
ना कर सके। तो उस सूरत में क्या होगा कि वहाँ पे वो लाजमी बात है कि वो स्टक हो जाएगा। अच्छा, उसके बाद क्या है कि लैक ऑफ सेंसेस है। कंप्यूटर हैज़ नो सेंसेस, इट कैन ओनली डू प्री डिफाइंड जॉब्स, it cannot jump instructions without executing them. It has to execute instruction whether right or wrong, and it also cannot learn from its experience. तो सेंसेस नहीं है, जैसे ह्यूमन में सेंसेस होती हैं, ह्यूमन दे हैव सेंसेस, तो उनके अंदर सेंसेस होती हैं, वो अपने सेंसेस से काम लेके बहुत सारे काम जो है वो परफॉर्म कर सकते हैं। तो कंप्यूटर्स में क्या है कि दे ओनली डू प्री डिफाइंड जॉब्स, उसको इंस्ट्रक्शन दी जाती हैं, उन्होंने उन इंस्ट्रक्शंस पे काम करना होता है, और वो इस तरह से करना होता है कि एक इंस्ट्रक्शन जब परफॉर्म कर ली फिर उन्होंने नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन पे मूव करना है, और फिर उसके बाद नेक्स्ट। तो जिस सीक्वेंस में इंस्ट्रक्शन होती है उसी सीक्वेंस में वो एग्जीक्यूट होती हैं, वो सीक्वेंस भी कंप्यूटर चेंज नहीं कर सकता, और वो हर इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करेगा चाहे वो राइट हो या चाहे रॉन्ग हो। तो इससे जो है वो नहीं होता। अच्छा, दूसरी चीज़ क्या है कि अगर लेट्स से कि एक दफ़ा उसने कोई गलत इंस्ट्रक्शन, कोई गलत रिजल्ट दे दिया, नेक्स्ट टाइम आपने एग्जीक्यूट किया तो फिर भी आपको गलत ही रिजल्ट मिलेगा। रीज़न इज डैट कि कंप्यूटर को नहीं पता कि ये रिजल्ट जो है ये गलत है या ठीक है। Exceptions are robots are computers that have senses, they can see, listen, some can even smell or taste. तो ये रोबोट्स हैं, ये बेसिकली क्या है कि जिस तरह से एक ह्यूमन एक है तो उसी से इंस्पायर होकर ये चीज़ें जो है बनाएंगी, तो उसमें सेंसेस जो है बिल्ड करती जाती हैं। दे कैन सी, कैसे देख सकते हैं कि उसमें कैमरास लगे हुए, कैमरा के ज़रिए वो इनपुट जो है वो ले सकते हैं। तो इसी तरह से जो है कि सम कैन इवन स्मेल और टेस्ट, कुछ ऐसे रोबोट्स भी हैं जिसमें ही स्मेल या टेस्ट की जो सेंसेस हैं वो भी बिल्ड की गई हैं। तो दे आर एक्चुअली रिक्वायर्ड फॉर देयर टास्क। अगर कोई रोबोट इट कैन सी, रोबोट कैन सी, तो उसका मकसद ये है कि उसने उसने कोई इनपुट लेनी है थ्रू इट्स कैमराज, और फिर उस इनपुट को प्रोसेस करना है अपने काम करने के लिए। तो इसलिए जो हमने उसको वो जो है वो उसको जो है वो ये सेंसेस जो है। ओके, नेक्स्ट हमने कुछ यूजेस देखने हैं कि इसके यूजेस कौन से, ये बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ हैं, तो हम इनको जो है वो वन बाय वन देखते हैं। पहला ये हो सकता है कि रूटीन ऑफिस जॉब हैंडलिंग, रूटीन क्लासिकल एंड स्टेनोटाइप जॉब्स, जैसे कि मेकिंग सैलरीज, मेंटेनिंग अपडेटिंग स्टॉक्स, प्रिपेयरिंग टैक्स रिटर्न्स, रिजर्वेशन रिकॉर्ड्स एंड इंफॉर्मेशन। तो ये सारे काम जो है वो हम परफॉर्म कर सकते हैं। तो टिपिकली अगर ये इसमें इन सारे काम में जो मेन चीज़ है उसमें ये है कि जो कंप्यूटर्स हैं उनको जो है वो कैलकुलेशंस परफॉर्म करनी पड़ती हैं। तो हम जस्ट उसमें क्या करेंगे कि हम उसमें इनपुट कर देंगे और बाद में वो डाटा जो है कंप्यूटर उसको जस्ट जो है उसको परफॉर्म करता रहेगा। ओके, नेक्स्ट जो है वो क्या है कि ट्रैफिक कंट्रोल, दिस इज अनदर सिनेरियो। कंप्यूटर्स आर यूज्ड टू कंट्रोल हैवी ट्रैफिक इन मेट्रोपोलिस। तो इसमें क्या है कि ट्रैफिक लाइट्स आर कंट्रोल्ड बाय कंप्यूटर्स and flow of traffic is monitored by cameras. Closed circuit cameras and sensors act as eyes of the computers. तो इसमें क्या है कि जो कि टिपिकली क्या होता है कि जो इसको मैनुअली करें तो वो क्या होगा कि ट्रैफिक कॉप्स होते हैं, ये जैसे हमारे यहाँ पे ट्रैफिक पुलिस वाले हैं, तो ये डिफरेंट जगहों पे लोकेशंस पे खड़े होते हैं एंड दे आर एक्चुअली कंट्रोलिंग दी ट्रैफिक। और मास जगह ऐसी है कि जहाँ पे ट्रैफिक लाइट्स लगी होंगी, लेकिन मोस्टली उनमें क्या होता है कि पहले से उनका टाइम जो फीड होता है, कितने टाइम के लिए जो है वो एक साइड के लिए ट्रैफिक जो ओपन होगी फिर वो जो है वो उसको राइट साइड हो जाएगी, वो ट्रैफिक का फ्लो जो है वो रुक जाएगा। लेकिन उसमें अब जो एक प्रॉब्लम है वो ये है कि उसको चेंज नहीं कर सकते हैं, उसको जो है वो उसमें चेंजिंग पॉसिबल नहीं, फ्लेक्सिबिलिटी उसके अंदर नहीं होगी। तो अगर हम एक कंप्यूटर बेस्ड एक सिस्टम बनाते हैं तो उसमें क्या होगा कि हम कैमरास की मदद से हम और डिफरेंट जो सेंसर्स हैं, रडार्स हैं, उसकी मदद से हम ट्रैफिक को मॉनिटर करेंगे कि किस रोड पे कितनी ट्रैफिक का जो फ्लो है वो कितना है, और उस हिसाब से जो है वो हम वहाँ पे जो ट्रैफिक लाइट्स हैं उनके टाइमिंग को भी कम या ज़्यादा जो है वो कर सकते हैं। ट्रैफिक इज़ डाइवर्टेड फ्रॉम बिजी रोड्स टू रिलेटिवली लो रश रोड्स। तो ये हो सकता है कि अगर आप किसी रोड पर जा रहे हैं वहाँ पे ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है तो आपको कहा जा सकता है कि आप इस रोड पे ना जाएं और आप जो कम फ्लो वाली रोड है वहाँ पे आप जो है वो जा सकते हैं। फॉर एग्जांपल, लंदन हैज़ अ कम्प्रिहेंसिव ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम दैट हैज़ सेंट्रल कंप्यूटर
and over 500,000 closed circuit cameras installed in the city. तो उसमें क्या है कि वो डिफरेंट लोकेशंस पे कैमरास लगे हुए हैं। वो कैमरास जो हैं वो ट्रैफिक के रियल टाइम इंफॉर्मेशन को पिक करके उसको इनपुट लेके और वो एक सेंट्रल कंप्यूटर को सेंड करते हैं। तो वो जो सेंट्रल कंप्यूटर है वो डिसीजन लेता है कि ट्रैफिक को कैसे कंट्रोल करना है। तो ज़ाहिर बात है कि इस कंप्यूटर तो उसकी जो प्रोसेसिंग है वो ह्यूमन जो जितना वो डाटा हैंडल कर सकता है दैट इज़ अनॉर्मस। तो वो बहुत स्पीडीली काम करेगा और बिल्कुल जो है वो रियल टाइम में विद अ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड वो डिसीजन जो है वो ले सकता है। तो इससे क्या होगा कि जो सिटी में जो ट्रैफिक का फ्लो है वो यूनिफॉर्म रहेगा, कहीं पे कोई कंजेशन या इस तरह का कोई इशू जो है वो नहीं होगा। अच्छा, इसी तरह से बैंकिंग एंड फाइनेंस है। ये जो एक ऐसी फील्ड है जो कि कंप्यूटर्स के आने से, इसके इंट्रोडक्शन से बहुत ज़्यादा अफेक्ट हुई है। तो पहले मोस्टली क्या होता था कि कंप्यूटर्स में जो सारा जो बैंक्स में काम था वो मैनुअली होता था, बड़े बड़े रजिस्टर्स होते थे, उसमें डेली जो है वो इंट्रेस की जाती थी। लेकिन अब क्या है कि अब बैंक्स के पास सेंट्रलाइज्ड जो है वो कंप्यूटर बेस्ड सिस्टम हैं जिनके पास सारे कस्टमर्स का रिकॉर्ड है, उनकी डेली ट्रांजेक्शन है, उसका सारे का सारा रिकॉर्ड जो है वो उसके अंदर जो है उस सिस्टम के अंदर मौजूद है। और जितनी भी जो ब्रांचेज हैं दे आर लिंक्ड एक्चुअली विद दे इंटरनेट के ज़रिए जो है वो एक दूसरे के साथ लिंक्ड है। एंड कस्टमर्स कैन विथड्रॉ मनी एट एनी टाइम थ्रू ATM विच आर ऑटोमेटिक टेलर मशीन एट एनी प्लेस इन द कंट्री। तो अब से कुछ अर्से पहले तक सिनेरियो कुछ ऐसा था कि सिर्फ आप अपनी जो जिस ब्रांच में आपका अकाउंट है वहीं से चेक के ज़रिए जो पैसे रकम है जो निकलवा सकते हैं या जमा करवा सकते हैं। तो इसके अलावा कहीं और पॉसिबल नहीं था। लेकिन करंटली इस तरह से है, अब इस ऐसे है कि आप जो है वो किसी भी अगर आपका किसी भी बैंक में अकाउंट है तो आप डिफरेंट ब्रांचेस में ATMs लगी हुई हैं, अब वहाँ से जो पैसे हैं वो निकलवा भी सकते हैं, जमा भी करवा सकते हैं। या आप क्या कर सकते हैं कि डिफरेंट जो बैंक्स हैं उनकी मोबाइल ऐप्स हैं या ऑनलाइन उनका जो है वो एक बैंकिंग का सिस्टम है, उसके ज़रिए जो है वो ट्रांजेक्शन आप कर सकते हैं। मोस्ट ऑफ द बैंक्स इंटरनेटेड टू कैरी आउट इंटर बैंक ट्रांजेक्शन। इसी तरह से बैंक्स में भी ऐसे है कि बैंक्स एक दूसरे से जो है वो कनेक्टेड हैं और वो भी जो है वो एक दूसरे से टास्क जो है वो एक दूसरे के साथ जो है वो जो उनकी इंटर बैंक ट्रांजेक्शन है उसको हैंडल कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक मनी और क्रेडिट कार्ड्स कैन बी यूज्ड ऑल अराउंड द वर्ल्ड ड्यू टू द इंटरनेशनल बैंकिंग सिस्टम। इसी तरह से आप इंटरनेशनल लेवल पे देखें तो उसमें जो क्रेडिट कार्ड्स हैं और डिफरेंट टाइप्स के उनके ज़रिए जो है वो परचेजिंग आप जो है वो कर सकते हैं। इसी तरह से इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन है, उसमें ये है कि जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में जो कंप्यूटराइजेशन का जो ट्रेंड है वो बहुत तेज़ी से ग्रो हो रहा है। इसकी मेन रीज़न ये है कि बाज़ कंट्रीज़ में जो है वो लेबर की शॉर्टेज है, उनको जो क्वालिफाइड लेबर है वो नहीं मिलती। तो इस वजह से और एक और फैक्टर उसमें ये है कि बाज़ टास्क ऐसी हैं कि जो कि डेंजरस होती हैं, जो ह्यूमन उसको अगर परफॉर्म करें तो उनकी सेहत को ख़तरा हो सकता है। तो इसके लिए बाज़ कंट्रीज़ में ये रेगुलेशन है कि ऐसे काम जो है वो ह्यूमन नहीं परफॉर्म कर सकते, उसके लिए जो है वो रोबोट्स होने चाहिए। तो ये बेसिकली दो तीन जो है वो फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से कंप्यूटराइजेशन का ट्रेंड जो है वो इंक्रीज़ हो रहा है। और एक और फैक्टर जो है वो ये है कि प्रोडक्शन को इन्हांस करने के लिए कि जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है फैक्ट्रीज़ की वो इंक्रीज़ करने के लिए भी कंप्यूटराइजेशन जो है वो यूज़ की जाती है। तो ऐसे काम जो कि मैनुअली परफॉर्म होते हैं और उन्हीं काम को कंप्यूटर्स या रोबोट्स भी परफॉर्म कर सकते हैं, तो कोशिश की जाती है कि उनको रोबोट से रिप्लेस कर दिया जाए ताकि वो काम जो है वो ज़्यादा स्पीडीली किया जा सके। एंड द कंप्यूटर्स कैन कंट्रोल मैन्युफैक्चरिंग एंड असेंबली प्रोसेस, मोस्टली डेंजरस मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस फॉर एग्जांपल केमिकल्स मेटल्स हैव ज़ीरो ह्यूमन इंटरवेंशन। तो जैसे अभी मैंने कहा था कि बाज़ सिनेरियोज ऐसे हैं कि जिसमें जो है वो ह्यूमन हेल्थ के लिए जो वो डेंजरस हो सकते हैं, कि स्पेशली जहाँ पे केमिकल्स या कोई ऐसे डेंजरस केमिकल्स यूज़ हो रहे हैं तो वहाँ पे कोशिश की जाती है कि ह्यूमन जो है वो ऑपरेट ना करें उसको, और उसके लिए जो हम रोबोट्स को जो है वो यूज़ कर सकते हैं। मोस्ट मॉडर्न इंडस्ट्रियल प्लांट्स यूज़ रोबोट्स इंस्टेड ऑफ ह्यूमन वर्कर टू इंक्रीज प्रोडक्शन। तो ये भी क्या है कि प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करने के लिए भी जो है वो हम इसको कर सकते हैं।
सेमी ऑटोमेटिक कंप्यूटराइज मशीन आर कॉमन इन इंडस्ट्री। तो बास कंट्रीज, बास फैक्ट्रीज ऐसी हैं जो फुली जो है कंप्यूटराइज हैं, लेकिन बास फैक्ट्रीज में ऐसे हैं कि वहाँ पे सेमी जो कंप्यूटराइजेशन है कि उसमें ह्यूमन वर्कर भी काम कर रहे थे, उसके साथ साथ रोबोट्स भी काम कर रहे थे। तो बास खासतौर पर जो फूड इंडस्ट्री में वहाँ पे ये है कि उसका जो कि एक इन्वायरमेंट इस तरह से किया होता है कि उसमें जो है उसको एंटीसेप्टिक बनाया होता है ताकि जो है वहाँ पे जर्म्स वगैरह बाहर से ना आ सके। तो कोशिश की जाती है कि वहाँ पे ह्यूमन जो है वो ना जाए उस इन्वायरमेंट के अंदर, ताकि किसी किस्म की इन्फेक्शन जो है वो जो प्रोडक्शन में ना जा सके। ओके, इसी तरह से ट्रेड की हम बात करते हैं। मोस्ट वाइडली इफेक्टेड एंड बेनिफिटेड एरिया बाय कंप्यूटर टेक्नोलॉजी। तो इसमें अब क्या हो रहा है कि बहुत सारी कंट्रीज़ में वहाँ पे ऐसे है कि पहले जो काम मतलब जो ट्रेड के लिए जो है वो डिफरेंट ऑनलाइन पोर्टल्स जो हैं वो बने हुए हैं, जहाँ पे आप अपनी चीज़ें सेल भी कर सकते हैं, वहाँ से परचेज भी कर सकते हैं। तो पाकिस्तान में एक इसी तरह का जो प्लेटफॉर्म है, आप मे बी आप उसके बारे में फेमिलियर होंगे, दैट इज़ दराज। ये एक एग्जांपल है। इसी तरह से कुछ और वेबसाइट्स हैं जो कि इसी तरह से इसी इसी मॉडल पे काम कर रही हैं। तो यहाँ पे आप जाके जो है वो कोई भी जो है वो शॉपिंग कर सकते हैं, अपनी चीज़ अपनी कोई प्रोडक्ट सेल भी कर सकते हैं और वहाँ से परचेज भी कर सकते हैं। इंटरनेशनली अगर आप देखें तो चाइना के अंदर जो है वो दो बहुत फेमस ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स हैं। वन इज़ नोन एज द ताबो एंड अनदर वन इज़ नोन एज द जेडी। तो ये दो ऑनलाइन जो है वो प्लेटफॉर्म्स हैं। यहाँ पे क्या है कि आप जाके आप अगर कोई मैन्युफैक्चरर है या सेलर है तो अपने प्रोडक्ट सेल करें, और अगर आप अपनी कोई चीज़ बाय करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। तो इसी तरह से जो है वो जो है एक इंटरनेशनली अगर आप देखें तो एक और इसी तरह की एक जो है वो ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है, दैट इज़ द अलीबाबा एक्सप्रेस। तो अगर आपने इंटरनेशनल कोई बायर है किसी दूसरे कंट्री में है तो इसी वहाँ से आप इसको जो परचेज़ कर सकते हैं। और इसी तरह का एक और जो प्लेटफॉर्म है, मे बी आप इसके बारे में भी फेमिलियर हो, दैट इज़ अमेज़ोन। तो ये मोस्टली कंट्रीज़ में इसका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो अवेलेबल है अमेज़ोन का। तो इसमें भी इसी तरह से है कि आप वहाँ पे अमेज़ोन में जाके उसमें आप जो है वो प्रोडक्ट्स अपने सेल भी कर सकते हैं और उसको परचेज भी कर सकते हैं। तो ड्यूरिंग माई पीएचडी, चूँकि मैं अबाउट 4 साल मैंने चाइना में स्टे किया था, तो मोस्टली क्या होता था कि हम ये ताबो या जेडी की मदद से जो है वो डिफरेंट प्रोडक्ट्स जो हैं वो हम वहाँ से परचेज़ करते थे। इसका सबसे बड़ा बेनिफिट क्या था कि हमें कहीं जाने की ज़रूरत नहीं होती थी, सिर्फ एक मोबाइल ऐप थी और उस मोबाइल ऐप में जो है वो हम सबसे पहले चीज़ें सेलेक्ट करते थे, फिर उसको ऑर्डर करते थे और वो चंद घंटों से लेकर चंद दिनों के टाइम में वो हमें वो प्रोडक्ट्स हैं वो हमें मिल जाती थी। तो इसी तरह से अगर आपको इंटरनेशनल बायर है तो उसके लिए भी प्लेटफॉर्म अवेलेबल है, आप इसको इजीली जो है वो ऑनलाइन ऑर्डर जो है वो कर सकते हैं। और इसके लिए दो चीज़ें जो है वो ज़रूरी हैं, एक तो कंप्यूटर्स चाहिए और दूसरा जो इंटरनेट टेक्नोलॉजी चाहिए। और ये दोनों मिलकर जो है वो एक ऐसा एक इकोसिस्टम क्रिएट करते हैं कि जहाँ पे जो ट्रेड पहले के मैन्युअली हो रही थी, आप जाते हैं फैक्ट्री में, वहाँ पे चीज़ पसंद करते हैं, किसी स्टोर में जाते हैं, वहाँ से चीज़ आपको परचेज़ करते हैं, तो वो चीज़ जो है वो आप इजीली जो है वो ऑनलाइन उसको बाय कर सकते हैं। ई कॉमर्स और ई ट्रेड इज फॉर्म ऑफ ट्रेडिंग दैट इज कैरिड थ्रू इंटरनेट। ये भी हम जैसे हम बात कर रहे थे, वेबसाइट्स आर यूज टू सेल एंड परचेज गुड्स एंड स्टॉक एक्सचेंज है कंप्यूटर बेस्ड ट्रेडिंग सिस्टम। तो इसी तरह से स्टॉक एक्सचेंज में भी ये किसी ज़माने में वहाँ पे मैनुअल बोली होती थी, अब वो सिस्टम ख़त्म हो गया। अब ब्रोकर्स के पास जो है वो अपने कंप्यूटर सिस्टम है, उन्होंने जो चीज़ भी बेचनी है या ख़रीदनी है तो उसके लिए जो भी बोली है वो ऑनलाइन सिस्टम के थ्रू जो है वो कर सकते हैं। तो ये एक ऐसा एरिया है कि जो बहुत ज़्यादा रेवोल्यूशनाइज हो गया है और आहिस्ता आहिस्ता ये पाकिस्तान में भी ये ट्रेंड आ रहा है कि यहाँ पे भी लोग ऑनलाइन शॉपिंग की तरफ जो है वो जा रहे हैं। आई थिंक विद इन फ्यू ईयर्स ऐसा होगा कि हम ये जो ट्रेंड है स्टोर्स में जाने का और वहाँ पे जाके शॉपिंग करने का तकरीबन ख़त्म हो जाएगा और मोस्टली लोग जो है वो ऑनलाइन शॉपिंग ही किया करेंगे। ओके, इसी तरह से एक साइंटिफिक रिसर्च की हम बात करते हैं। कंप्यूटर्स being very fast and accurate machines can do large number of complex calculation in a very
short time. Different fields of scientific research, for example, atomic physics, astronomical physics, genetics, use computers to do complex calculation. तो मेन जो कंप्यूटर का पर्पस था वो ये था कि वो एक कैलकुलेशन मशीन है जो कि कैलकुलेशन परफॉर्म कर सकते हैं एट अ वेरी हाई रेट। तो कंप्यूटर्स जो हैं वो ऐसे सिनेरियोज में अब भी बहुत ज़्यादा जो है वो यूज़ हो रहे हैं और ख़ास तौर पे जो जैसे एटॉमिक फिज़िक्स है या जेनेटिक्स है, तो यहाँ पे इनको जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो इनको यूज़ किया जा रहा है। अ लार्ज नंबर ऑफ डाटा इज एनालाइज्ड वेरी क्विकली एंड एक्यूरेटली। तो उसकी रीज़न क्या है कि बहुत ज़्यादा डाटा बहुत कम टाइम में जो है वो उसको एनालाइज करके उसके रिजल्ट्स जो हैं वो प्रोवाइड किए जा सकते हैं। तो एक उसमें जिस तरह से आजकल एक जो एक एपिडेमिक का एक बना हुआ है, आपको इस चीज़ के बारे में पता भी है, दैट इज़ कोविड-19। और इसमें यह है कि इसके लिए वैक्सीन तैयार की जा रही है। तो उस वैक्सीन के लिए भी जो डाटा उसको जो डाटा एनालिसिस है वो भी कंप्यूटर्स की मदद से जो है वो किया जा रहा है ताकि उसको जल्द से जल्द जो है उसको उस वैक्सीन को जो है वो तैयार किया जा सके। और इसकी जो सबसे बड़ा फ़ायदा क्या होगा कि उसमें टाइम भी बचेगा और जो पैसे हैं वो भी बचेंगे। सम टाइम टाइम इज़ वेरी क्रिटिकल, सम टाइम मनी इज़ वेरी क्रिटिकल। तो ये दोनों चीज़ें जो है वो जो है वो हम उसको जो है वो सेव कर सकते हैं। तो इसी तरह से मेडिकल की फील्ड है, कंप्यूटर्स हैव वैरायटी ऑफ एप्लीकेशन इन द फील्ड ऑफ मेडिसिन। मेडिकल hospitals have comprehensive patient management system that keep track of patient treatment history, and computerized diagnosis system help in diagnosing diseases like cancer, brain tumor, etc. तो मोस्टली क्या है कि जो हॉस्पिटल्स में क्या होता है कि वहाँ पे पेशेंट मैनेजमेंट सिस्टम है। बेसिकली वो एक तरह के एक रिकॉर्ड कीपिंग का सिस्टम है कि जो भी पेशेंट आया और वो हॉस्पिटल में एडमिट हुआ है उसको आप एक आइडेंटिटी आईडी एक दे सकते हैं। और उसके बाद क्या होगा कि उसका जो भी ट्रीटमेंट होगा वो उसको कंप्यूटर में फीड करते रहेंगे। जो भी उसको मेडिसिन सजेस्ट की जाएगी वो भी फीड हो जाएगी और उसके जो इम्प्लीकेशन होंगे, उसके जो रिजल्ट्स होंगे वो भी उसके अंदर फीड किए जाएंगे। अगर उसका कोई टेस्ट होता है और तो उसका रिजल्ट्स भी जो है उसके अंदर फीड कर दी जाएगी। तो उसमें ये होगा कि जब डॉक्टर के पास वो विज़िट के लिए जाता है तो उसको बार बार जो है उसको रिपीट नहीं करना पड़ेगा कि उसको क्या प्रॉब्लम थी। जस्ट डॉक्टर जो है उसकी आईडी कंप्यूटर में फीड करेगा, सारा रिकॉर्ड उसके सामने जो है वो आ जाएगा। इसी तरह से बहुत सी किस्म के जो टेस्ट हैं जो कि मशीन्स के ज़रिए किए जा सकते हैं, जैसे ईसीजी, अल्ट्रासाउंड या सीटी स्कैन वगैरह। तो इसमें जो है वो कंप्यूटर्स को यूज़ किया जाता है, डाटा इन मशीन्स के ज़रिए लिया जाता है, लेकिन उस डाटा को एनालिसिस करके एक कंप्लीट एक मॉडल बनाया जाता है ह्यूमन बॉडी का। तो उसमें जहाँ पे भी प्रॉब्लम हो वो मॉडल जो है वो आइडेंटिफाई कर सकता है कि किस जगह पे प्रॉब्लम है, तो उसको फिर हम जो है उसको क्योर कर सकते हैं। दैट मॉडल इज देन यूज बाय कंप्यूटर सिस्टम टू डायग्नोस एनी अनॉमली इन ह्यूमन बॉडी। तो क्या करते हैं कि वो जो पेशेंट से जो रीडिंग लेते हैं उसको कंपेयर करते हैं विद हेल्दी जो उनके पास डाटा होता है उसके साथ। तो वहाँ से पता चल जाता है कि हेल्दी पर्सन का डाटा जो है वो तो इस तरह से है और जो पेशेंट का डाटा वो इस तरह से। तो उनमें जो डिफरेंस आएगा इसका मतलब ये है कि ये इस पेशेंट में जो है कोई ना कोई मसला है और फिर उसका जो है वो उसका कोई ना कोई हल जो है वो निकाला जा सकता है। इसी तरह से जो है वो स्पेस रिसर्च की हम बात करें, स्पेस सैटेलाइट्स आर सेंट इन स्पेस टू स्टडी स्टार्स एंड गैलेक्सीज। दीज सैटेलाइट्स are controlled by onboard computers and computers on the earth. The data sent by them is stored and analyzed by large computer systems. This data is then used to make computer-based models of stars and galaxies. One such robot was sent to Mars to study its atmosphere. Maybe आप इसके नाम से भी जो फेमिलियर हो, क्यूरियोसिटी उसका नाम था, क्यूरियोसिटी रोवर, उसको सेंड किया गया था। अभी रिसेंटली जो है वो चाइना ने भी अपना एक इसी तरह का रोबोट जो है वो चांद के एटमॉस्फेयर को स्टडी करने के लिए सेंड किया था एंड स्टिल वर्किंग ऑन मून। अभी भी वो वहाँ पे जो है वो काम कर रहा है। तो ये इन सारे टास्क को परफॉर्म करने के लिए कंप्यूटर्स जो हैं वो यूज़ किए जा रहे हैं। मोस्टली ये ऑटोमेटिक सिस्टम्स होते हैं, इसमें ह्यूमन इंटरवेंशन बहुत मिनिमम होती है। लेट्स से कि एक सैटेलाइट को सेंड करना जो है वो ज़मीन से लॉन्च करने का जो सारा प्रोसेस है इस टोटली ऑटोमेटिक, उसमें कोई ह्यूमन इंटरवेंशन नहीं है। सिर्फ उसको इनिशिएट किया जाता है, इनिशिएट करने के बाद जितना भी प्रोसेस है वो सारे के सारा ऑटोमेटिक है और कंप्यूटर्स जो है वो सारे के सारा काम जो है वो
इसी तरह से पब्लिशिंग प्रिंटिंग की बात करते हैं, और इसमें क्या है कि बिफोर द इन्वेंशन ऑफ कंप्यूटर्स पब्लिशिंग एंड प्रिंटिंग वाज वेरी डिफिकल्ट एंड कॉस्टली बिजनेस। बुक्स को या न्यूज़पेपर्स को प्रिंट करना जो है बहुत मुश्किल था, और मोस्टली जो है वो मैनुअल प्रिंटिंग होती थी, जो कि बहुत कॉस्टली थी और टाइम कंज्यूमिंग थी। Computers made the task of composing and printing very easy and cheaper. Books, newspaper, magazine, etc. are composed and designed using computer-based publishing and graphics software. तो हम उसमें क्या करते हैं कि डिफरेंट ये जो बुक्स हैं, इवन न्यूज़पेपर मैगजीन हैं, तो उसके लिए कंप्यूटर बेस हमारे पास जो है वो पब्लिशिंग के सॉफ्टवेयर हैं, जिनकी मदद से हम इसको जो है वो इसको जो है वो इसको हम तैयार कर सकते हैं। और उसमें क्या होगा कि इसमें ना सिर्फ ये कि आप उसकी कंपोजिंग कर सकते हैं, बल्कि उसकी प्रिंटिंग को भी सारा उसको कंट्रोल कर सकते हैं। कंप्यूटराइज प्रिंटिंग मशीन प्रिंट हाई क्वालिटी प्रिंट्स विद लोएस्ट कॉस्ट एंड ऑलमोस्ट नो हैजल, एंड द क्वालिटी ऑफ प्रिंटिंग हैज इम्प्रूव्ड एंड कॉस्ट हैज़ बीन डिक्रीज। तो अब जो न्यूज़पेपर और बुक्स की जो प्राइसिंग है वो बहुत कम है। उसकी रीज़न ये है कि कंप्यूटर्स की मदद से सारी उनकी कंपोजिंग और प्रिंटिंग हो रही है, जो कि बहुत लो कॉस्ट है। इसी तरह से कम्युनिकेशन में बात करते हैं। मे बी आपकी जो जनरेशन है वो इससे फेमिलियर नहीं होगी, लेकिन एक ऐसा दौर भी था कि जब हमारे पास सिर्फ टेलीफोन और फैक्स थे, दैट वाज द मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। मोबाइल फ़ोन, सैटेलाइट फ़ोन, इंटरनेट आर मॉडर्न मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। और आजकल हमारे पास मोबाइल फ़ोन हैं, सैटेलाइट फ़ोन, इंटरनेट है, ये मॉडर्न मीन्स हैं। और इसकी मदद से हम क्या कर सकते हैं कि हम जो सिर्फ ना सिर्फ ये कि हम टेक्स्ट मैसेज सेंड कर सकते हैं, बल्कि पिक्चर्स, वॉइस और वीडियो भी जो है वो इंटरनेट के जरिए जो है वो हम वो सेंड कर सकते हैं। तो सिनेरियो बहुत ज़्यादा चेंज हो गया, और ये भी सिर्फ कंप्यूटर्स की वजह से है कि इसको जो है इसके ज़रिए हमने सबसे पहले जो नेटवर्क एक कंप्यूटर्स का बनाया, जिसको हम इंटरनेट कहते हैं, उसकी मदद से हम डाटा जो है बहुत तेज़ी से जो है वो एक जगह से दूसरी जगह सेंड कर सकते हैं। द मर्ज ऑफ कंप्यूटर टेक्नोलॉजी विद कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के बर्थ टू इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ये जो हमने बात की थी कि हमारा जो कोर्स टाइटल दैट इज इंट्रोडक्शन टू इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, तो उसका भी मतलब क्या है कि ये दो टेक्नोलॉजीज मर्ज हुई हैं, कंप्यूटर टेक्नोलॉजी एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। तो इन दोनों को मर्ज करके हमने जो है वो ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो है ये अब क्या है कि जो भी इंफॉर्मेशन है वो आप वेरी इजीली, वेरी क्विकली, विद अ वेरी अफोर्डेबल प्राइस आप उसको एक जगह से दूसरी जगह आप उसको सेंड कर सकते हैं। तो दुनिया में आप किसी भी हिस्से में, तो आपके लिए जो है वो कोई नामुमकिन नहीं है कि आप कहीं से भी जो है कोई इन्फॉर्मेशन जो है उसको रिट्रीव कर सकते हैं। और इसी वजह से जो है वो दुनिया को कहा जाता है कि इससे ग्लोबल विलेज। उसका मतलब ये है कि जैसे एक छोटा सा गाँव होता है और उसमें सब लोग एक दूसरे को जानते हैं और एक दूसरे के साथ जो है वो इंफॉर्मेशन या अपने ख्यालात को जो है वो एक्सचेंज कर सकते हैं। तो इसी तरह से आप कंप्यूटर्स की मदद से पूरी दुनिया में कहीं पे भी कोई फ़र्द है उसके साथ अपने किसी फ्रेंड के साथ कम्युनिकेट करना चाहते हैं, यू कैन डू वेरी इजीली। ओके, तो थोड़ी सी हम बात करते हैं व्हाट आर द यूजेस ऑफ कंप्यूटर्स इन एजुकेशन। One of the most significant forces influencing changes in the education is the emergence of information technology. Access to information knowledge resources increases learning ability of learners. तो सबसे पहले जो उसमें पॉइंट है वो ये है कि अब जो इन्फॉर्मेशन है उसको उसको एक्सेस करना बहुत ज़्यादा आसान हो गया। तो कुछ अर्से पहले तक सिर्फ ये था कि आपके पास सिर्फ जो लाइब्रेरीज थी दैट वाज द मेन सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, लेकिन अब आपके पास इंटरनेट है। गूगल के ज़रिए आप किसी भी चीज़ के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए आप उसको सर्च कर सकते हैं। वर्किंग विद कंप्यूटर रेजेस द लर्नर्स मोटिवेशन टूवर्ड्स लर्निंग एंड यूज़ ऑफ कंप्यूटर्स इन क्लासरूम रेजेस द इंटरेस्ट एंड लेवल ऑफ मोटिवेशन ऑफ स्टूडेंट्स। तो ये बहुत सारी स्टडीज़ ऐसी हैं जिसके रिजल्ट्स हैं वो ये कहते हैं कि अगर आप कंप्यूटर्स यूज़ करते हैं क्लासरूम में तो उससे स्टूडेंट्स का जो इंटरेस्ट है और जो लेवल ऑफ मोटिवेशन है वो इंक्रीज़ होता है। Colors, music, animated graphics can add realism and appeal to learning through drilling exercise, laboratory activities and simulations etc. तो ख़ास तौर पे जो स्कूल्स में है उसमें हम डिफरेंट किस्म की एनिमेशंस के ज़रिए स्टूडेंट्स को सिखा सकते हैं। जो डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स हैं उनकी एनिमेशन के ज़रिए स्टूडेंट को
उस कॉन्सेप्ट के बारे में ज़्यादा बेहतर जो है वो बताया जा सकता है। कंप्यूटर्स कैन स्पेशली भी यूजफुल फॉर स्लो लर्नर्स। स्लो लर्नर्स क्या होते हैं कि कुछ ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जिनको थोड़ी सी मोटिवेशन की या थोड़ी सी आप कह लें कि थोड़ी सी सपोर्ट की ज़रूरत होती है फॉर देयर लर्निंग। तो उसके लिए क्या कर सकते हैं कि हम कंप्यूटर्स को जो है वो यूज़ कर सकते हैं। मोर इन्फॉर्मेशन इज इजीली अवेलेबल फॉर टीचर्स, इंक्रीजेस कमांड ऑन सब्जेक्ट। तो अब इस तरह से है कि व्हेन वी टीच, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, अगर किसी इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत पड़ी है तो उसका सिंपल सा ये है कि गूगल पे जाएं, उस टॉपिक के बारे में लिखें, कीवर्ड्स लिखें, और आपके पास बहुत सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो अवेलेबल हो जाएगी, जिसको कि आप यूज़ कर सकते हैं, उसको एनालाइज करके अपने जो लर्न टीचिंग है उसके अंदर इनकॉर्पोरेट जो है वो कर सकते हैं। स्टूडेंट्स कैन लर्न इवन इन द एब्सेंस ऑफ टीचर कंप्यूटर बेस्ड लर्निंग सॉफ्टवेयर। तो ये इस तरह के सॉफ्टवेयर भी अवेलेबल हैं कि आप सेल्फ लर्निंग कर सकते हैं उसमें। उसमें आपको कहीं पे भी जाने की ज़रूरत नहीं, आप घर में बैठ के भी लर्न कर सकते हैं, और वो पूरा सिस्टम जो है वो आपकी लर्निंग को मॉनिटर करेगा। अच्छा, इसी तरह से है कि सॉफ्टवेयर यूज टू रिकॉर्ड स्टूडेंट पास परफॉर्मेंस एंड यूज इन फ्यूचर प्लानिंग। इंडिविजुअलाइज इंस्ट्रक्शंस कैन बी डिज़ाइन फॉर स्टूडेंट्स। ये भी काम किया जा सकता है कि स्टूडेंट्स की उसकी लर्निंग क्या चाहिए, उसको उसकी रिक्वायरमेंट क्या है, और उसको भी जो है वो हम उसको कस्टमाइज उसको जो इंस्ट्रक्शन है वो दे सकते हैं। स्टूडेंट प्रोग्रेस कैन बी मोनिटर। स्टूडेंट्स की जो क्या कर रहे हैं, क्या एक्टिविटीज़ परफॉर्म कर रहे हैं, क्या टास्क परफॉर्म कर रहे हैं, हम उसको भी जो है वो कर सकते हैं। डिस्टेंस एजुकेशन इंस्टीट्यूशन अराउंड द वर्ल्ड आर यूजिंग इंटरनेट। पाकिस्तान में इसकी जो एग्जांपल है वो वर्चुअल यूनिवर्सिटी है, जो कि इसको इसी टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हुए जो है वो बहुत सारे कोर्सेज ऑफर करते हैं, और स्टूडेंट्स को घरों से निकलने की ज़रूरत नहीं है या घरों से कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ उन्होंने ये करना है कि अपने घरों में बैठ के यूनिवर्सिटी से जो जो लेक्चर्स या मटेरियल हैं उसको एक्सेस कर सकते हैं, और उनके जो बहुत सारे एग्ज़ाम्स हैं वो भी ऑनलाइन जो है वो उनको जो है वो दिया जा सकता है। स्टूडेंट्स यूज इंटरनेट टू एक्सेस एजुकेशन रिसोर्सेज इन डिस्टेंस एजुकेशन मोड। Students can communicate with other students around the world to share knowledge and experience. And computers-based instruction are learner-centered in contrast to traditional system which is teacher-centered. तो एक चीज़ जो है चूँकि आजकल आप लोग भी इस स्टेज से गुजर रहे हैं कि जहाँ पे आप रिकॉर्डेड लेक्चर सुन रहे हैं, इसके अलावा आपको जो है वो ये कहा जाता है कि आप टीचर के साथ जो है वो डिफरेंट जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हैं जैसे व्हाट्सएप है, इसके ज़रिए कम्युनिकेट करें, या फिर जो है वो आप गूगल क्लासरूम के ज़रिए टीचर से कम्युनिकेट करें। तो जो बेसिकली जो ऑनलाइन एजुकेशन है ये कॉन्सेप्ट पे बेस करती है, जिसको हम कहते हैं सेल्फ बेस्ड लर्निंग या सेल्फ कंट्रोल लर्निंग। उसका सेल्फ पेस का मतलब ये है कि यू कैन लर्न एट योर ओन पेस। ज़रूरी नहीं कि आपने डेली जो है वो 1-1.5 घंटे का लेक्चर अटेंड करना है, और आपने लाजमन जो है वो जो आपका लेक्चर है वो 10 से 11:30 बजे होगा। आपके पास टाइम नहीं है। मोस्टली जो लोग हैं वो रात को लेट सोते हैं, सुबह अर्ली नहीं उठ सकते, तो वो जब भी उठे हैं अकॉर्डिंग टू देयर टाइम टेबल दे कैन लर्न। उस सेल्फ कंट्रोल का मतलब ये है कि उन्होंने खुद से इस चीज़ का डिसीजन लेना है कि उन्होंने किस टाइम कितना लर्न करना है। तो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। तो इसलिए जब आप भी ऐसे सिनेरियो में हैं कि जब आप फेस टू फेस जो क्लासरूम सेशन है वो अटेंड नहीं कर रहे हैं, तो उसमें क्या है कि आपकी अपनी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी लर्निंग में बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाती है। तो आपने अपनी लर्निंग को खुद मॉनिटर करना है, खुद कंट्रोल करना है, बिकॉज देयर इज़ नो बॉडी कि जो आपको जैसे कि नॉर्मली क्लासरूम में होता है कि आप वीक में 2 लेक्चर्स अटेंड करते हैं, और फिर आपको असाइनमेंट्स या क्विज़ेस भी दिए जाते हैं, और टीचर्स आपसे पूछ सकते हैं जब भी आपको मिले तो आपसे पूछेंगे आपने क्या किया। तो जो ऑनलाइन जो मोड है दैट इज़ डोमिनेटली डिपेंडेंट ऑन स्टूडेंट्स कि वो किस तरह से या किस तरह से लर्न कर सकते हैं, और कैसे जो है वो अपनी लर्निंग को जो है वो कंट्रोल कर सकते हैं। दिस इज़ द पॉइंट slide, which is the limitations of use of computers in education. Computer technology is still very expensive as compared to other technology. Maintenance of computer equipment is problem. Most of the computers equipment become useless once damaged. Specialized software are not available. Designing and production of instructional software is still a big issue. And customized software and other support materials are not available according to local syllabus. And most of the resources available do not fulfill our requirements.
कंपैटिबिलिटी इश्यूज। तो ये कुछ इश्यूज है, इसके बारे में जो है वो वर्किंग जो है वो हो भी रही है और आगे भी चलती रहेगी। लेकिन कुछ चीज़ें जो है वो इसमें ये हैं कि जैसे कि टेक्नोलॉजी से रिलेटेड इशू है कि कुछ लोग अभी भी ऐसे हैं जो जिनको इंटरनेट फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है। जैसे बहुत स्टूडेंट्स जो हैं वो जो है वो रूरल एरियाज़ में रहते हैं, तो वहाँ पे शायद इंटरनेट जो है वो अभी तक इतना ऐसे नहीं है जैसा कि सिटीज़ में है। तो ये हो सकता है। फिर ये है कि अगर आपके पास कंप्यूटर है तो उसको आपको मेंटेन भी करना है, उसमें कोई इशू आ सकता है, तो वो भी एक मसला है। और फिर सबसे इम्पोर्टेंट इशू ये है कि हमने बात की कि हम स्टूडेंट्स को इंडिविजुअलाइज इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं। तो इसके लिए हमें स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर जो है वो डिज़ाइन करने पड़ेंगे जो कि स्टूडेंट्स के लिए जो इंस्ट्रक्शन हैं उनकी उनकी परफॉर्मेंस को और उनकी रिक्वायरमेंट्स को रिकॉर्ड करें, और फिर उसके बाद उनकी उस बेस पे उनको उनको इंस्ट्रक्शन जो है वो उनको दें। तो ये एक इशू है, इस पे काम हो रहा है। और अब जो है वो बहुत तेज़ी से लोग इस पे काम कर रहे हैं कि हम ऐसे सॉफ्टवेयर बना लें जो स्टूडेंट्स को ज़्यादा से ज़्यादा फैसिलिटेट करें इन देयर लर्निंग। और कॉस्ट जो है वो एक मसला है, सिलेबस का इशू है कि जो मोस्टली जो रिसोर्सेज जो इंटरनेशनली अवेलेबल हैं वो हमारे सिलेबस के मुताबिक नहीं है। तो ये सिर्फ इशूज़ हैं, बट वी कैन सॉल्व देम। इसमें कोई ऐसा इशू नहीं है जिसको भी सॉल्व नहीं किया जाता। वी कैन सॉल्व ऑल ऑफ दिस इशूज़। अच्छा, एक जो बड़ा मसला है वो है कि सॉफ्टवेयर प्राइस पायरेसी का है कि बस बात जो है वो ये होता है कि जो सॉफ्टवेयर यूज़ किए जाते हैं वो पायरेटेड होते हैं, तो उनके इलीगल वर्जन है वो यूज़ किए जाते हैं, जो कि एक इशू जो है वो कि इंटरनेशनली जो है ये एक जो है वो अच्छी बात नहीं है, इस एक्चुअली क्राइम। तो अवॉइड करना चाहिए कि इलीगल सॉफ्टवेयर जो है उनको यूज़ ना। तो नेक्स्ट लेक्चर में जो है वी विल डिस्कस द ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर्स। उसमें ये है कि हम ये देखेंगे कि कंप्यूटर्स कहाँ से ये कॉन्सेप्ट स्टार्ट हुआ और उसके बाद जो है वो मॉडर्न जो दौर के कंप्यूटर हैं इस तक हम कैसे पहुँचे। सो टिल नेक्स्ट लेक्चर, अल्लाह हाफिज़, और इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मुलाकात होगी।